ठीक है, तो पिछली क्लास में लास्ट देखो हमने एक न्यूमेरिकल किया था, क्या वो समझ में आया था? इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशन वाला। लास्ट एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें वर्क डन और इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नहीं है ध्यान है ना? ओके, तो वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? और टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन जो है पाथ के ऊपर डिपेंड करता था या नहीं, थोड़ा सा याद करो। वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन इंटरनल एनर्जी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल स्टेज के ऊपर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाते हुए चलता हूँ पुरानी सारी चीजें, पिछले चैप्टर की भी कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी, जैसे ये आइडियल गैस इक्वेशन कई जगह पे यूज होने वाली है, तो ध्यान रखना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन क्या है यहाँ पर सिद्धि? एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, उसकी वैल्यू सेम रहती है। और पी, वी और टी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद हमने स्पेसिफिक हीट का डेरिवेशन किया था पिछले चैप्टर में, उसका रिजल्ट यहाँ पर यूज होगा। डेल क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल टी। यहाँ पर क्यू क्या है? हीट, चेंज इन हीट। एम हो गया मास, एस हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर उसके बाद ये वाला लेटेंट हीट, एन इज इक्वल टू क्यू बाय एम, ये ध्यान में रखना, आज इसका यूज होगा तो ध्यान रखना। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, डी क्यू बाय डी टी या डेल क्यू बाय डेल टी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस के डेल टी। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कर हटा दो मैं इसको फिर। ओके, फिर उसके बाद हमने थर्मोडायनामिक चैप्टर स्टार्ट किया था, ये सारी चीजें पढ़ी थी, बेसिक टर्म्स, डेफिनेशन, इसको स्किप करता हूं। और थर्मोडायनामिक प्रोसेस हमने किया था। जीरोथ लॉ क्या था आपको? जीरोथ लॉ, करेक्ट। अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। मतलब इन शॉर्ट ए और सी का टेम्परेचर, बी और सी का टेम्परेचर सेम है, तो ए और बी का भी टेम्परेचर क्या होगा? सेम। ये क्लियर हो गया? और उसके बाद हमने वर्क और हीट का इक्विवेलेंस देखा, दोनों के बीच में कन्वर्जन का क्या रूल है। तो अगर आपको टेम्परेचर चेंज करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वर्क डन करके, दूसरा डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करके। तो अगर 1 केल्विन का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? दैट इज 4.18 into 10 to the power 3 जूल्स। और कितनी हीट ट्रांसफर होगी? 1 किलो केल्विन के इक्वल। तो दोनों क्वांटिटी को इक्वेट करके हमने W और Q के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई कर लिया। और ये याद रखना, कुछ न्यूमेरिकल में यूज होगा, W इज इक्वल टू 4.18 into Q। यहाँ पर Q क्या है? हीट, और W क्या है? वर्क डन। क्लियर हो गया ये चीज? ये 4.18 को हम J से डिनोट करते हैं यूजुअली, जो कन्वर्जन फैक्टर। हटा दो इस चीज को भी। चलो नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन हमने डिस्कस किया था। अगर सराउंडिंग से सिस्टम में हीट ट्रांसफर होती है तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, और सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होती है तो नेगेटिव साइन लेते हैं। ठीक है, वर्क डन का डेरिवेशन हमने किया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग डे पे, फर्स्ट डे पे। तो वर्क डन का डेरिवेशन हमने कैसे किया था? देखो, पहले फोर्स को हमने प्रेशर इनटू एरिया से रिप्रेजेंट किया, और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या हो गया? F इनटू ds। और फोर्स को हम प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं, और एरिया इनटू ये लेंथ है या डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? dv से। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ये फॉर्मूला भी आज बहुत यूज होगा, ध्यान रखना। आज दोनों डेरिवेशन में हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। dw इज इक्वल टू p इंटू dv। ठीक है, अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? p dv, और
जो नेट वर्क डन होगा उसको W से डिनोट करेंगे और यहाँ पर PdV आएगा और लिमिट भी आएगी अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल है। लिमिट हो सकता है V1 से V2 वाली लिमिट आए, ध्यान रखना है, ठीक है। अदर देन दिस देखो कुछ और चीजें मैं थोड़ा ध्यान दिलाता हूं आज के डेरिवेशन में जो यूज होंगी। इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे एक तो ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अगर ये लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, तो पहले अपर लिमिट डाल देते हैं x की जगह पे, फिर माइनस करके क्या हो जाता है लोअर लिमिट। दूसरा फॉर्मूला जो यहां पर यूज होगा इंटीग्रेशन 1/x dx। अगर ये वाला एक्सप्रेशन है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 1/x का इंटीग्रेशन 1/x को इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते, उसका एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है और उसका फॉर्मूला होता है log x। ठीक है, ये याद रखना, log x का डेरिवेटिव ये होता है, इसका इंटीग्रल ये होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। अब जब भी log आता है ना तो log दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल log और दूसरा होता है log 10 बेस वाला। तो ये वाला जो log इंटीग्रेशन के बाद जो हम यूज करते हैं वो नेचुरल log होता है। ठीक है, नेचुरल log जो होता है ना उसको सिंपली log x से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर log यहाँ पर बेस लिखा जाता है log का, जैसे e बेस x, ये नेचुरल log है। क्लियर? कई बुक्स में कई जगह पे इसको सिंपली ln से डिनोट कर देते हैं, ln और x। ठीक है, तो ये कौन सा log है, नेचुरल log, नेचुरल log। ठीक है, नेचुरल लॉग टेबल में गिवन नहीं होता, जो आपकी केमिस्ट्री के पीछे में जो लॉग टेबल होती है ना उसमें नेचुरल लॉग की वैल्यू गिवन नहीं होती। ठीक है, उसमें log 10 बेस की वैल्यू गिवन होती है। तो इसके लिए ना आपको कन्वर्जन करना होता है कई बार। ठीक है, नेचुरल लॉग और 10 बेस लॉग में कन्वर्जन फॉर्मूला ये होता है कि log e की जो वैल्यू होगी वो 2.30 समथिंग कुछ होता है, मैं एग्जैक्ट भूल गया, 2.3 लिख दो फिलहाल, 2.3 log 10 के इक्वल होता है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है 304 कुछ होता है, उसको हम आगे देख लेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लॉग की कुछ और प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना, मेरे ख्याल से तुम लोग केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली पढ़ते हो ये सारी चीजें। लॉग मैं सुन रहा था सर एक बार पढ़ा रहे थे, लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे क्या? हाँ, एक किसी क्लास में पढ़ा रहे थे सर, मैं सुन रहा था log a प्लस log b अगर ऐसा होता है तो हम इसको लिख सकते हैं log a इंटू b। मुझे नहीं पता वो कौन सी प्रॉपर्टी बता रहे थे, बट 3-4 प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सामने मैंने लिखी log a प्लस log b इज इक्वल टू क्या होता है, log a इंटू b। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b, ये हो जाता है log a बाय b। थर्ड प्रॉपर्टी होती है log a टू दी पावर n अगर है तो n सामने आ जाता है और ये क्या बन जाता है n log a। तो ये तीन प्रॉपर्टी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है। वैष्णवी तुमको याद है कि नहीं, तुमने तो ये पूरा चैप्टर पढ़ा है लॉग का। ठीक है, तो मैथ्स वाले ग्रुप में या साइंस वाले ग्रुप में सीबीएसई में इनफैक्ट लॉग को ऑफिशियली कहीं पर पढ़ाया नहीं जाता, वो बीच बीच में ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ, बहुत जगह यूज होता है, ध्यान रखना। ओके, ये सब नोट डाउन कर लिया सबने? ओके, अदर देन दैट इंटीग्रेशन में कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, इंटीग्रेशन 1/x² dx, इंटीग्रेशन 1/x² dx। अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इंटीग्रेशन 1/x² dx, इस तरह के एक्सप्रेशन आएंगे तो इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका होगा? तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा और इसको अप्लाई करने के लिए ये वाली टर्म न्यूमरेटर में जाएगी और x की पावर क्या बन जाएगा, ये -2। क्या ये समझ में आ गया? एंड देन फॉर्मूला अप्लाई हुआ x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये हो जाएगा x टू दी पावर -2 + 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा -2 + 1। क्या ये क्लियर हुआ, बताओ जल्दी। ठीक है, तो आज जो हम कुछ डेरिवेशंस करने वाले हैं उनमें ये सारी चीजें अप्लाई होने वाली है, ध्यान रखना सारे बच्चे। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हो गया यहाँ तक वसुधा? ये सारी चीजें भी मैंने बताया है,
मैं बीच में रिपीट कर दूंगा तो तुम्हारे लिए ध्यान से सुन लेना उस समय, ठीक है? ओके, अब इधर पे ध्यान से सुनना जो बच्चे लेट से आए हैं। मैं एक बार और ये बता देता हूँ कि कम से कम ये वाला एक्सप्रेशन तो ध्यान रखना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये एक्सप्रेशन यूज होने वाला है आज के डेरिवेशंस में, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। हाँ, पिछली और कुछ क्लासेस एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वर्क डन, ये अभी मैं क्या बता रहा था, वर्क डन का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, जस्ट अ सेकंड, dw is equal to p into dv, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। इस फॉर्मूले के फिर हमने दो केसेस देखे थे। कौन से दो केसेस देखे थे? एक था कांस्टेंट प्रेशर पे और दूसरा कौन सा था? वेरिएबल प्रेशर पे। मतलब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जब इंटीग्रेट करते हैं तो वो बाहर निकल जाता है और सीधे dv अगर है तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सीधे एरिया इंटर द कर्व, ऐसा कुछ मिलता है। जब वेरिएबल प्रेशर होगा तो ग्राफ कुछ अलग बनेगा, ये हमने डिस्कस किया हुआ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन ऑन पाथ चेंज, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना अभी, क्योंकि मैं आपके साथ ये क्वेश्चन पूछ रहा। अगर मान के चलो यहाँ पर हम दो तरह के ग्राफ्स प्लॉट करते हैं और किसका ग्राफ है ये है वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है, पीवी ग्राफ। क्लियर हो गया ये चीज? अगर मान के चलो इनिशियली प्रेशर और वॉल्यूम का स्टेट ये था, पॉइंट ए पे, और बाद में वो पॉइंट बी पे आया और उसने पाथ ऐसा कुछ फॉलो किया, ए से गया सी, सी से गया बी, इस पाथ को फॉलो किया। और दूसरे स्टेट में, दूसरी कंडीशन में उसने ये वाले पाथ को फॉलो किया, ए से गया डी एंड देन डी से गया बी, ये वाले पाथ को फॉलो किया। तो दोनों ही केसेस में वर्क डन सेम होगा या डिफरेंट होगा, ये क्वेश्चन है। ए से सी, सी टू बी, ए टू सी, सी टू बी, वर्क डन सेम होगा या डिफरेंट होगा? रिकॉल करो, हमने एक मिनट, कौन सा टॉपिक कर रहे थे? रिकॉल करो, हमने ये वाला न्यूमेरिकल किया था, याद है कि नहीं? इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल किया था, ठीक है? तो दोनों केसेस में अगर आपको वर्क डन निकालना होगा तो आप क्या करते थे? जैसे अगर मान के चलो ये वाला पूरा का पूरा ग्राफ है, पहले प्रोसेस में ये ग्राफ है स्टेट चेंज पे, वो ए से कहां तक जा रहा है? बी तक, लेकिन पाथ ये वाला फॉलो कर रहा है। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला जो है वो ये है कि ये वाला जो ग्राफ बन रहा है इसका एक्स एक्सिस मतलब वॉल्यूम वाले के साथ एरिया अंडर द कर्व क्या है। तो यहां पर अगर एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो ये पूरा आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? लेकिन अगर दूसरे प्रोसेस की बात करेंगे, जब वो ये वाले पाथ को फॉलो कर रहा है तब एरिया अंडर द कर्व क्या आ जाएगा? तो सिर्फ इतना एरिया आएगा। तो यहाँ पर वर्क डन जो है होगा वो क्या होगा? कम। क्या ये क्लियर हो गया? तो यही टॉपिक बता रहा है डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन, मतलब कि वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करता है? कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। तो जैसे ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है आगे हम और डिटेल में देखेंगे, फिलहाल समझना। अगर आप एक पॉइंट, ये कौन सा ग्राफ है? सबको क्लियर है ना कौन सा ग्राफ है? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। ये पॉइंट ए उसका एक स्टेट है, स्टेट मतलब एक पॉइंट है, एक पोजीशन है जहां पर प्रेशर और वॉल्यूम का सर्टेन कंडीशन है। अगर मान के चलो उसके प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करते और वो पॉइंट बी पे आता है और उसने ये वाला पाथ फॉलो किया एडीबी, और रिटर्न वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, मतलब बी से वापस मूव करके ए पे आ जाते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएंगे, दूसरे स्टेट से वापस सेम स्टेट पे आ जाएंगे। क्लियर हो गया ये चीज? अगर मान के चलो ये साइक्लिक प्रोसेस में दोनों का पाथ अलग है, मतलब जाने का और वापस आने का सेम स्टेट, तो उस सिचुएशन में जो इसका वर्क डन होगा वो दोनों के कर्व के बीच का एरिया होगा, जैसे कि यहाँ पर तुम लोगों को दिख रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो जाने में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? एरिया अंडर दिस कर्व, ए डैश, ए डी बी और बी डैश, ये वाले कर्व का एरिया हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? और रिटर्निंग स्टेट पे क्या हो जाएगा? एरिया अंडर द कर्व ये वाला क्रिएट हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, ओके। तो यही चीज यहाँ पर बताया है कि जो वर्क डन है एक साइक्लिक प्रोसेस में वो जीरो नहीं होता है, वो दो एरिया अंडर द कर्व के डिफरेंस के इक्वल होता है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, अब वर्क डन में एक और चीज मैंने बताई थी क्या, कि अगर मान के चलो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। मतलब जैसे यहाँ पर जो साइक्लिक प्रोसेस देख रहे हो, यहाँ पर जो डायरेक्शन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने किया है।
लेकिन अगर मान के चलो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब प्रोसेस ऐसा कुछ होता है, इस तरीके का बनता, ये अभी ऐसा बन रहा है ना, अगर उल्टा बनता तो वो क्या था, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाता, मतलब सिस्टम पे वर्क किया। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ओके। हाँ, इंटरनल एनर्जी, जो बच्चे लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे वो सुनना ध्यान से, और सॉरी जो अब्सेंट थे, और जो प्रेजेंट थे वो लोग आंसर करेंगे इंटरनल एनर्जी क्या था। और इसी पे बेस्ड था, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने जीरो लॉ तो पढ़ा था, फर्स्ट लॉ इस पे बेस्ड था। इंटरनल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? वैष्णवी नहीं थे, प्रियांशी, यू से। इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते किससे? यू से। अगर इसकी बाय द डेफिनेशन देखा जाए तो किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी इंटरनल एनर्जी। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद यहां पर देखो, ये सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इधर से थोड़ा ध्यान से सुनना। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का स्टेट चेंज, स्टेट चेंज का मतलब होता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोलते हैं। इनका जो चेंज होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेट चेंज बोलते हैं। सबसे सिंपल, जैसे हम वॉल्यूम और प्रेशर वाले ग्राफ में पहले भी देख रहे थे, अभी भी देख रहे थे, पॉइंट ए से अगर पॉइंट बी पे गया तो ये उसका स्टेट चेंज हो गया। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर स्टेट का चेंज होता है तो वो दो चीज से हो सकता है, या तो वर्क किया उस पे तब, या तो फिर उस पे हीट प्रोवाइड किया होगा तब। वर्क करोगे तो प्रेशर या वॉल्यूम चेंज होगा, हीट प्रोवाइड करोगे तो प्रेशर या वॉल्यूम चेंज होगा, या हो सकता है दोनों किया गया, वर्क एंड हीट दोनों प्रोवाइड किया, तब उसके स्टेट में चेंज होगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, वर्क, हीट और स्टेट चेंज के बीच में, और इंटरनल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है? तो यहां पर जब ऑब्जर्व किया कई सारे एक्सपेरिमेंट से, तो ये देखा कि अगर मान लो किसी भी सिस्टम को स्टेट ए से स्टेट बी पे लेके जा रहे हैं, तो लेके जाने के अलग अलग पाथ हो सकते हैं। हो सकता है आप इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है इस पाथ को अलग अलग पाथ को फॉलो कर सकते हो, लेकिन हर एक कंडीशन में जो नेट डिफरेंस है किसका, हीट और वर्क डन का, वो क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। क्या ये समझ में आ गया? मतलब इस स्टेट से इस स्टेट में इस पाथ से लेके जाओगे तो जितनी हीट कंज्यूम हुई और जितना वर्क डन हुआ, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा? सेम होगा, एज कंपेयर टू अदर पाथ्स आल्सो। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। और यही चीज क्या बोलती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यही जो कांस्टेंट डिफरेंस है इसी को क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो दो तरह की डेफिनेशन है, एक तो देखा जाए तो उसके इंटरनल मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या डेफिनेशन है, दूसरा उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। ठीक है, एकदम सिंपल वर्ड में बताता हूं कि डेल यू, डेल मतलब चेंज, यू मतलब इंटरनल एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू मतलब क्या हो गया? हीट, माइनस डब्ल्यू मतलब क्या हो गया? वर्क। तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ हीट प्रोवाइडेड एंड वर्क डन। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसी को और अदर वर्ड्स में कैसे कैसे लिखते हैं? Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W प्लस डेल यू। क्या ये समझ में आया? इसका मतलब ये है, इसी को मैथमेटिकली अगर मैं स्टेटमेंट में बोलूं, अगर किसी भी सिस्टम में हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें कुछ सर्टेन वर्क डन होगा एंड देयर इज अ सर्टेन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन ध्यान में रखनी है, ये बार बार यूज होने वाली है आज अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखी है, पढ़ो। दो लाइंस में से इंपॉर्टेंट है। Del U depends only on the state of the system, not on the path followed. तो जैसे हमने वर्क डन देखा था, वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते से एक स्टेट पे दूसरे स्टेट पे जा रहे हो, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, ए से बी। आप किसी भी पाथ से जाओ, डिफरेंस हमेशा क्या होगा? सेम होगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? और साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा? सेम। तो डेल यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और डेल यू की वैल्यू अगर जीरो होगी, यहां पर देखना, अगर डेल यू जीरो होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W। इसका मतलब जितना आप हीट प्रोवाइड करोगे उतना ही वर्क डन होगा। यहां पर थोड़ा इक्वेशन अलग है, यहां पर अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे
तो उस हीट से कुछ वर्क डन होगा, कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में नेट वर्क डन और हीट प्रोवाइडेड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स इसी चीज पे जो अभी हमने एक्सप्रेशन देखा ना इंटरनल एनर्जी का, वही है। क्या बोलता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ हीट सप्लाइड एंड वर्क डन। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, और इसी को अलग अलग फॉर्मेट में लिखा है। dw जो है उसको हम और क्या लिख सकते हैं? p इंटू dv। जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ये भी हमने फर्स्ट डिराइव किया था। ठीक है, यहां तक हमने किया था, फिर कुछ न्यूमेरिकल किए थे अगर याद होगा तो। यहां से आप स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे और उसके इंटरनल एनर्जी वर्क डन का क्या क्या स्टेटमेंट होगा, कंडीशन होगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालो साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस डेफिनेशन तो क्लियर है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, वापस इनिशियल स्टेट में आ गए। सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो लिख लो, व्हेन सिस्टम इज टेकन फ्रॉम इनिशियल स्टेट, when system is taken from initial state to final state and brought back to the initial state then it is called cyclic process. तो उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, और जैसा भी हमने देखा साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल और फाइनल में स्टेट चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो गया? जीरो। तो डेल यू की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। ये डेल यू क्यों जीरो हुआ? क्लियर हो गया ना? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया था, दैट्स व्हाई डेल यू की वैल्यू जीरो हो गई। और डेल यू को हम क्या लिखते हैं? क्यू माइनस डब्ल्यू, हीट माइनस वर्क डन, दैट इज जीरो। मतलब क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। मतलब हीट गिवन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट वर्क डन। क्या ये क्लियर हो गया? ये सब क्वेश्चन के जब क्वेश्चन देगा ना तो वो प्रोसेस बताएगा कि कौन सा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, आइसोलेटेड प्रोसेस है, कौन सा है। तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को उसकी प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो फिर इसको मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालना आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट, ये कई बार हमने लिखा भी है शायद ना, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी का क्या चेंज होगा वो चीज एक बार देख लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, आपको डेफिनेशन पता है, मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, नाइदर मास नॉर एनर्जी ट्रांसफर्स। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में अगर मास या एनर्जी दोनों ट्रांसफर नहीं हो रहे, मतलब यहाँ पर वर्क डन और हीट ट्रांसफर दोनों क्या हो जाएगा? जीरो। कोई मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वर्क डन जीरो, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, हीट जीरो, हीट ट्रांसफर जीरो। तो मतलब W की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी, Q की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, बिकॉज नो हीट ट्रांसफर इज देयर। तो यहाँ पर अगर ये दोनों जीरो है तो डेल यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? यहाँ पर जीरो। ठीक है, डेल यू की वैल्यू जीरो। डेल यू का मतलब क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं है, उसका चेंज जीरो है, ये क्लियर रखना। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो है। सो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि वो थर्मल फ्लास्क हम यूज करते हैं ना, जो फ्लास्क हम जिसमें चाय गर्म रखने के लिए यूज करते हैं, उसमें अगर मान के चलो वो आइडियल फ्लास्क है तो ना ही उससे हीट ट्रांसफर हो रही है ना ही मास ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके अंदर की इंटरनल एनर्जी एज इट इज रहेगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट। वो जीरो नहीं हो जाएगी, वो पहले जितनी थी फाइनली भी उतनी ही रहेगी। क्लियर? तो आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड प्रोसेस। नेक्स्ट लिखो आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस उस कंडीशन को बोलेंगे जहां पर कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो यहां पर लिखना प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है,
अब इसको थोड़ा एनालाइज करने के लिए कुछ एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल 1 क्या है, लिक्विड ऑफ मास m इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगर मान के चलो हम लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं वेपर में, ठीक है, लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट होगा तो कौन से टाइप की हीट होगी? यहाँ पर दो टाइप की हीट है ना, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट। तो स्टेट चेंज होता है तो कौन सी हीट आती है? लेटेंट हीट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लेटेंट हीट आएगा, और लेटेंट हीट का फॉर्मूला रिकॉल करो, Q इज इक्वल टू क्या आता था? L इंटू M। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है, तो Q की वैल्यू हो गई L इंटू M। अब हमने ये स्टेट चेंज के लिए कांस्टेंट प्रेशर कंसीडर किया है, तो कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन देखो, रिकॉल करो, हमने पिछले दो बार ये चीज डिस्कस की थी। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू V2 माइनस V1। क्लियर हो गया ये चीज? ये वर्क डन हो गया। और अभी हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला देखा क्या था? डेल यू इज इक्वल टू क्या था? Q माइनस W। तो ये Q और W दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो Q की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर L इंटू M, और W की जगह पे क्या आ जाएगा? P इंटू V2 माइनस V1। क्या ये क्लियर हो गया? या आप उसको क्या लिख सकते हो? P इंटू डेल V, P इंटू डेल V। और अगर ये वाली टर्म को मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो L इंटू M या M इंटू L का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? डेल U प्लस P इंटू डेल V। क्लियर हुआ ये चीज? ये कौन सी कंडीशन में है? आइसोबैरिक कंडीशन में, जब कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं तो लेटेंट हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में क्या रिलेशन होगा? यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक टॉपिक जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे, बीच में स्टॉप कर दिया था हमने, वो एग्जांपल लेना। आज भी मैंने वो डिस्कस किया था कि हीट ट्रांसफर को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। तो अगर मान के चलो कोई भी सिस्टम है, अगर वो अपने सराउंडिंग से अगर हीट लेता है तो उसको हम हीट ट्रांसफर को क्या लेंगे? पॉजिटिव। लेकिन अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट देता है तो हम उसे क्या लेंगे? नेगेटिव। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर मान के चलो हम किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब उस लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो लिक्विड हमारा सिस्टम हो गया, और जिससे उसको बढ़ा रहे मतलब एक्सटर्नली कोई हीट दे रहे हैं, तो एक्सटर्नल सराउंडिंग हो गया। तो सराउंडिंग से हीट कहां पर ट्रांसफर हो रही है? सिस्टम में। दैट्स व्हाई यहां पर हमने Q की वैल्यू को क्या लिया है? पॉजिटिव। क्या ये क्लियर हो गया? सेकेंड केस, अगर मान लो हम रिवर्स प्रोसेस पे जाते हैं, अगर हम वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं, वाटर को आइस में, तो वाटर का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, आइस का टेम्परेचर कम है, मतलब उसके टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, मतलब हम सराउंडिंग से मतलब हम वाटर से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस सिचुएशन में बस यहाँ पर आप हीट ट्रांसफर को क्या ले लोगे? नेगेटिव। क्या ये क्लियर हो गया? देख लेना इधर पे। ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे एक सर्टेन प्रोसेस कर रहे हो। हमने दो प्रोसेस डिस्कस किए हैं, जब एक कंडीशन में हीट पॉजिटिव लेना, दूसरी कंडीशन में हीट नेगेटिव लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो, आइसो वर्ड का मतलब ही है कांस्टेंट या फिक्स या सेम रहना। थर्मल मतलब यहां पर क्या फिक्स्ड रहेगा? टेम्परेचर। ठीक है, तो लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस, यहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और आइसोथर्मल प्रोसेस में ये तीनों चीजें चेंज होगी। डेल यू मतलब इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होगा, क्यू मतलब हीट में भी चेंज होगा, और वर्क डन में भी चेंज होगा। ठीक है, लेकिन आइडियल गैस की कंडीशन के लिए, सारी कंडीशन नहीं, कौन सी कंडीशन ले रहा हूं? आइडियल गैस की कंडीशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। फॉर आइडियल गैस लिख लेना, ये हर कंडीशन में नहीं होगा। फॉर आइडियल गैस चेंज इन इंटरनल एनर्जी या डेल यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो यहां पर बोल रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर के चेंज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये क्लियर हो गया?
आइडियल गैस में अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो डेल यू राइज करेगा, टेम्परेचर कम होगा तो डेल यू कम होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका चेंज होगा ही नहीं, उसका चेंज क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से सुनना, ये वर्ड्स को मैथमेटिकली भी आप लोग अपने दिमाग में फ्रेम किया करना। जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होता है बताओ डेरिवेटिव उसका, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ये बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ये बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ये सारे क्या है कांस्टेंट। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज करना, रेट ऑफ चेंज निकालना। समझ में आया कि नहीं? तो अगर कोई भी चीज कांस्टेंट है तो उसका चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर टेम्परेचर का चेंज 0 तो इंटरनल एनर्जी का भी चेंज क्या हो जाएगा 0। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर लिख लेना फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस डेल यू इज इक्वल टू 0, डेल यू इज इक्वल टू 0। और अभी हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था ना, डेल यू इज इक्वल टू क्या था, डेल यू इज इक्वल टू क्या था, क्यू माइनस डब्ल्यू। और अगर डेल यू 0 हो जाएगा तो यहां पर Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 या Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W। ठीक है, कौन सी कंडीशन में ये इक्वेशन वैलिड होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस, और कौन सी कंडीशन, आइडियल गैस के लिए। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। यहां पर क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब देखो V कांस्टेंट, V कांस्टेंट, तो ये बताओ dV का क्या होगा, V अगर कांस्टेंट है तो dV कांस्टेंट होगा क्या, नहीं, dV क्या हो जाएगा 0। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका चेंज क्या होगा 0। ठीक है, और dV 0, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या था रिकॉल करो, P इंटू dV, ये डिस्कस किया गया था। तो अगर dV 0 तो ये पूरा 0, मतलब वर्क डन भी यहां पर क्या हो जाएगा 0। क्या ये क्लियर हो गया? मतलब कि W की वैल्यू 0, तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखा डेल यू इज इक्वल टू क्या था, Q माइनस W, और W की जगह 0 डाल दोगे तो डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, कौन सी कंडीशन, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 हो जाएगा, और जो नेट हीट है या जो टोटल हीट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डन, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट हेडिंग डालो एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस में हीट ना ही एंटर करेगी ना ही एग्जिट करेगी। ठीक है, मतलब ओवरऑल प्रोसेस में हीट फिक्स्ड रहेगी, हीट चेंज नहीं होगी। हीट चेंज नहीं होगी मतलब Q की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 0। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस नाइदर हीट एंटर्स नॉर लीव्स, मतलब उस प्रोसेस में उस सिस्टम के अंदर ना ही हीट एंटर करेगी ना ही हीट एग्जिट करेगी। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस नेट हीट प्रोवाइडेड विल बी 0, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। Q की वैल्यू 0, अब ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान था ना, देखो ये प्रोसेस डेल यू इज इक्वल टू Q माइनस W, Q की वैल्यू 0 होगी तो डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस W। ठीक है, Q की जगह 0 डालोगे तो डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस W, और वर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस W भी हो सकता है। वर्क डन अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस W या फिर क्या लेंगे प्लस W। दोनों में देखो कब कौन सा प्रोसेस लेंगे, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम है, जब सिस्टम पे वर्क डन होगा तो डेल यू इज इक्वल टू W आएगा। अब जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो डेल यू इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस W आएगा। ये ध्यान रखना, ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस। वर्क डन ऑन द सिस्टम तो डेल यू प्लस W आएगा। डेल यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो पॉजिटिव है।
इंटरनल एनर्जी का चेंज अगर पॉजिटिव है तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, समझ में आएगी। तो इसका मतलब फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है। देखो इधर पे डेल यू का मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, यही मतलब हुआ ना। और अगर इसका डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है मतलब फाइनल वाली इंटरनल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू इनिशियल, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? तो इंटरनल एनर्जी यहां पर इंक्रीज होगी जब इस पे वर्क करेंगे सिस्टम पे, ऑन द सिस्टम। जब बाय द सिस्टम वर्क डन होगा तो यहाँ पर डेल यू की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब कि ये कम हो जाएगा ये ज्यादा हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी, ये मैंने गलत सिंबल बना दिया, इंटरनल एनर्जी वहां पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आई ये चीज? हटा दो इसको पूरा, नेक्स्ट हेडिंग डालो। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस हमने कर लिया था, अब हम डिस्कस कर लिया था। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का एक डेरिवेशन है जो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा डेरिवेशन होगा आइसोथर्मल प्रोसेस का, और उसका ग्राफ भी देखने वाले हैं। तो क्या क्या चीजें देखेंगे पहले मैं बता देता हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसका थर्मल कर्व देखेंगे कैसा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस का, एंड देन वर्क डन ऑन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये सारी चीजें करने वाले हैं। तो चलो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, इट्स कर्व एंड वर्क डन। Isothermal process, its curve and work done, and work done. तो हमने पहले ये डिस्कस कर लिया था, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो ब्रैकेट में लिख लो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट दो तीन लाइंस मैंने लिखी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में आपको सीधे ये नहीं बोलेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। कई बार ना उसकी प्रॉपर्टी या उसके उस चीजों को समझाने के लिए हिंट दे देगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि आइसोथर्मल की प्रॉपर्टी लगानी है। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया? इसका मतलब जो भी आपका सिस्टम है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या है, उसका जो सराउंडिंग है वो परफेक्टली क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए, कंडक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो उससे उसका सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर मान के चलो राइस करे तो वो तुरंत क्या करेगा, सिस्टम को हीट ट्रांसफर कर देगा, जिससे नेट जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें वही लिखा है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस द सिस्टम must be surrounded by perfectly conducting material. देखो, for isothermal process the system must be surrounded by perfectly conducting material. For isothermal process the system must be surrounded by perfectly conducting material, and perfect conduction is ideally impossible, and perfect conduction is ideally impossible. And very slow process are nearly ideal isothermal process. तो ये जो प्रोसेस होगा, अगर ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा तो उसको आप आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर कर सकते हैं। मतलब आइडियली कोई आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता, लेकिन अगर वो बहुत स्लो प्रोसेस है देन इट इज नियरली आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके,
ये नोट किया सबने? ओके, तो देख लो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो एक कंटेनर है, उसके अंदर कोई लिक्विड है, ठीक है, और अगर उस लिक्विड में हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो उसका जो सराउंडिंग होना चाहिए, सराउंडिंग कंडक्टिंग होना चाहिए। मान के चलो उसमें हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहे, उसमें हीट प्रोवाइड करें, टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रखना चाहते हैं। तो अगर उसमें हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर तो चेंज होगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट कब होगा? जब उसका जो सराउंडिंग है, जब उसका मटेरियल है, वो क्या होगा? कंडक्टिंग हो, तो हीट को तुरंत क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो यही चीज यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है, वो किससे सराउंडेड होना चाहिए? परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल से सराउंडेड होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें बॉयल्स लॉ फॉलो होगा। देखो, याद करो, हमने ये डिस्कस किया था ना, पीवी इज इक्वल टू क्या होता था? एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। मैंने बताया बार बार यूज होगा। यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अगर मान लो हम 1 मोल के लिए, 1 मोल ऑफ गैस के लिए ले रहे हैं तो एन की वैल्यू 1 ले लेते हैं। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो भी फिक्स है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टी की वैल्यू भी क्या हो गई? कांस्टेंट। मतलब ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो गई, तो पीवी ओवरऑल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और यही बॉयल्स लॉ था जो पिछले चैप्टर में भी आया था। क्लियर हो गया ये चीज? तो लिखो, बॉयल्स लॉ follows in isothermal process. Boyle's law follows in isothermal process. It means PV is equal to क्या हो जाएगा? Constant. P into V is equal to क्या हो जाएगा? Constant. हो गया यहां तक? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइसोथर्मल कर्व, एक साइड हेडिंग डालना और उसमें लिखना आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल कर्व। अब आइसोथर्मल कर्व बनता ऐसा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसा दिया है, क्यों ऐसा हुआ वो चीजें हम एक बार समझ लेते, फिर बाद में आप इस चीज को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने जो बॉयल्स लॉ लिखा, लास्ट स्टेटमेंट जो लिखी, उसमें आप लोगों ने क्या लिखा? पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है सी या के या कुछ भी लिख देता हूं, है ना। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मान के चलो मैं प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व प्लॉट करना चाहता हूं, मतलब मुझे चेंजेस ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम में कितने चेंजेस हो रहे हैं। और ऑब्वियसली दुनिया में कोई भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो कुछ भी उसमें सप्लाई कर रहा हूँ, हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही प्रेशर में चेंज आएगा, सडनली तो होगा नहीं। तो यहाँ पर हम चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देखते हैं, और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डी बाई डी टी लिख देता हूँ, मतलब चेंज ऑफ दिस प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या ये क्लियर हो गया? अब दोनों तरफ करना पड़ेगा इक्वेशन के। क्या ये क्लियर हो गया? राइट साइड का डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ? राइट साइड का डेरिवेटिव क्या आएगा? फिर हम लेफ्ट साइड पे डिस्कस करेंगे। जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। तो राइट साइड में आ जाएगा जीरो। लेफ्ट साइड में अगर ध्यान दोगे, कोई भी चीज जो चेंज होती है वो वेरिएबल है। तो मतलब यहाँ पर दोनों चेंज हो रहा है, मतलब ये दोनों क्या है? वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल आते हैं और डिफरेंशिएशन करना होता है तो रूल होता है, यहाँ पर कौन सा रूल लगता है? किसी को याद है? जैसे अगर दो वेरिएबल है u इंटू वी, प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, तो कौन सा रूल लगता है? चेन नहीं, प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन है, दो वेरिएबल है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। सार्थक क्या होता है प्रोडक्ट रूल? प्रोडक्ट रूल ये फिजिक्स में भी पढ़ा है हमने स्टार्टिंग में, लेकिन मैथ्स वाले बच्चे भी रिसेंटली पढ़े मैथ्स के चैप्टर में, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। क्या है दृष्टि? अरे एकदम सिंपल है, जैसे मान लो फर्स्ट है और ये मान लो सेकंड है, तो रूल ये बोलता है पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। इतना सिंपल है ये, और कुछ नहीं। तो अगर मान लो यहाँ पर दो अलग अलग है, तो पहली बार में p को बाहर निकाल लो और किसका डिफरेंशिएशन कर लो? v का। क्या ये क्लियर हो गया? दूसरी बार में क्या करो? v को बाहर निकालो और किसका डिफरेंशिएशन कर लो? p का। क्या ये क्लियर हुआ? ये प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक काम करो, यहाँ तक लिखो तो चलो, इसके बाद तुम लोग ना आगे तुम लोग प्रोसेस करना। ठीक है,
खाली सुनोगे तो नींद आएगी, कुछ काम देना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया था ना, समझ में आ गया था जो लिखा? हाँ, अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में dt है, एक काम करो dt को बाहर निकालो, 1/dt कर लो, या पूरी इक्वेशन को dt से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को dt से मल्टीप्लाई कर दो, ये समझ लो। पूरी इक्वेशन अगर dt से मल्टीप्लाई होगी तो इधर पे भी dt हो गया, ये क्लियर हुआ? अब ये dt से मल्टीप्लाई होगा तो पहला टर्म क्या बन जाएगा? p dv, क्या ये हुआ? चेक करो। दूसरा टर्म क्या बन जाएगा? प्लस v dp, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? 0। क्या ये क्लियर हो गया? अब एक काम करो, मुझे dp अपॉन dv निकाल के बताओ क्या आएगा। dp अपॉन dv का एक्सप्रेशन, dp अपॉन dv का एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करो और dp अपॉन dv का एक्सप्रेशन निकाल के बताओ क्या आएगा। सर माइनस p। करेक्ट। और बाकी बताया कि नहीं, चेक करो। तो dp बाय dv निकालोगे तो देखो क्या होगा, ये वाला टर्म इधर पे ट्रांसफर हो जाएगा, p dv इज इक्वल टू माइनस p dp, ऐसे ही हो जाएगा। तो dp बाय dv हो जाएगा माइनस p अपॉन v। चेक करो ये आया क्या सभी का? ये आया एक्सप्रेशन। अब उस एक्सप्रेशन को थोड़ा समझो। dp का मतलब क्या हुआ? चेंज इन प्रेशर, और dv का मतलब क्या हुआ? चेंज इन वॉल्यूम। तो ये किसका रेशियो है? प्रेशर का चेंज अपॉन वॉल्यूम का चेंज, ठीक है। और अगर ग्राफ के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो ग्राफ में अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आता है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, हम प्रेशर को कौन से एक्सेस में शो कर रहे हैं? y। वॉल्यूम को किस एक्सेस में शो कर रहे हैं? x। तो मैथ्स में ये चीज पढ़ते हैं कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये चीज क्या देता है? उस ग्राफ का स्लोप देता है, ठीक है, स्लोप। और यहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव से साइन देखो क्या है? नेगेटिव। तो अगर कोई भी क्वांटिटी का स्लोप अगर नेगेटिव होता है मतलब वो फॉल करती है, समझ में आ रहा है? तो देखो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? फॉलिंग ग्राफ बनेगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो यही एक्सप्रेशन यहाँ पर आया है, और इसका ग्राफ जो बना है वो कैसा बना है? फॉलिंग ग्राफ बना है। और यहाँ पर T1, T2, T3 अलग अलग टेम्परेचर को फिक्स्ड करके कांस्टेंट करके हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। तो नोट डाउन कर लेना ये एक्सप्रेशन, ठीक है। ये dp बाई dv का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है माइनस p अपॉन v, और ग्राफ जो उसका बना है आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल कर्व का ग्राफ। ठीक है, ये हटा दो, क्या हो गया तुम? आई थिंक इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है शायद, एक इसका डेरिवेशन करते हैं फिर उस न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं। इसको हटा देता हूं फिलहाल। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इसका सब हेडिंग डालो, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन in isothermal process. Work done in isothermal process. Work done in isothermal process. लिखा सबने? ठीक है। स्टार्टिंग में वही सब स्टोरी, आइसोथर्मल में कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा एंड एवरीथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला वर्क डन का जो फॉर्मूला था, स्टार्टिंग में हमने देखो फॉर्मूला किया था ना, क्या था फॉर्मूला? W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या था? P dv। क्या ये क्लियर हो गया? यहीं से स्टार्ट करेंगे वर्क डन कैलकुलेट करना, ओके। अब यहां पर जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है
उसको हम इनिशियल वॉल्यूम ले लेते हैं V1 और फाइनल वॉल्यूम ले लेते हैं V2। इनिशियल वॉल्यूम V1 और फाइनल वॉल्यूम क्या ले लिया V2। ठीक है, अब थोड़ा सा रिकॉल करना, हम आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर कंसीडर कर रहे हैं, और P का एक्सप्रेशन जो है आइडियल गैस इक्वेशन से P क्या था, PV इज इक्वल टू क्या होता था, nRT। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आएगी, nRT अपॉन P। क्या ये क्लियर हो गया? इस P की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर दो, और ये इंटीग्रेशन dw जो है वो w बन जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट v1 से v2, और ये हो जाएगी nRT अपॉन v, और इधर पे क्या हो जाएगा dv। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लेना एक बार। यस, nRT तीनों कांस्टेंट होगा, तो यहाँ आ जाएगा nRT, बाहर आ जाएगा जो कांस्टेंट है, तो क्या बच जाएगा v1 से लेके v2, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन v dv। क्या यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर हुआ? चेक कर लेना एक बार। हाँ, तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था 1 अपॉन x का क्या होता था, log x, तो 1 अपॉन v का क्या हो जाएगा, log v। फिर हो जाएगा nRT, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log v, और लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, v1 से लेके v2। ठीक है, ये स्टार्टिंग में जो मैथमेटिकल पार्ट में बता रहा था यूज होने वाला, ये उन्हीं में से एक है। 1 अपॉन x का log x होता था इंटीग्रेशन, लिमिट v1 से लेके v2। फिर लिमिट कैसे पुट करते हैं, याद करो थोड़ा सा। पहले अपर वैल्यू पुट कर देते हैं वेरिएबल की जगह पे, फिर माइनस करके क्या करते हैं, लोअर वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log अपर वैल्यू मतलब v2 माइनस लोअर वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, v1। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? चेक कर लो एक बार। फिर लॉग की मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी, 3-4 प्रॉपर्टीज लिखाई थी, जिसमें से एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, याद करो, log a माइनस log b। तो ये गया nRT, तो log a माइनस log b में क्या होता था, log a बाय b, log a बाय b, है ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, log v2 बाय v1 होगा। ठीक है, log v2 अपॉन log v1 ऐसा नहीं, ठीक है, वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसको ध्यान से एकदम क्लियर रखना। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। फिर मैंने एक और चीज बताई थी कि जब भी हम log में यहाँ बेस नहीं लिखते हैं, तो ये कौन सा log होता है, नेचुरल लॉग। दो तरह के लॉग बताए थे ना, एक नेचुरल लॉग और दूसरा कौन सा था, 10 बेस लॉग। ज्यादातर ये यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, लॉग हर बेसिस पे होते हैं। ये 10 बेस वाला लॉग है, ये नेचुरल लॉग है, मतलब इसका बेस क्या है, ई है। ठीक है, तो इस तरह के अगर लॉग को अगर याद करना, रिकॉल करना, लॉग अगर नेचुरल लॉग बेस x है और उसको 10 लॉग बेस में कन्वर्ट करना होता है, तो हम यहाँ पर बेस 10 बना देते हैं और क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें 2.3, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 बेस लॉग में। समझ में आई ये चीज? एग्जैक्ट नंबर जो होता है 2.3 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कितना है 2.3 हाँ ये यहाँ गलत लिख दिया था, 2.3026 होता है एग्जैक्ट उसका मल्टीपल। ठीक है, तो ये होता है एग्जैक्ट कन्वर्जन होता है 2.306 लॉग 10 बेस में कन्वर्ट हो जाता है वो। ठीक है, ये बता रहा हूं कैसे कन्वर्जन होता है। तो यहां पर अगर इसको कन्वर्जन करोगे तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.306 nRT लॉग ये आ जाएगा V2 बाय V1। ये वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या ये क्लियर हो गया? चेक करो, यहां तक हो गया सभी का? अच्छा, ये लिख लिया तो फिर मैं एक चीज पूछूंगा। क्वेश्चन है, मान लो एक न्यूमेरिकल दे दिया आपको क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दे दिया। ठीक है, टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिया, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स 1 के लिए सॉल्व करने बोला, तो क्या आप सॉल्व करके वर्क डन निकाल लोगे? इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम देगा, मतलब इनिशियल वॉल्यूम मतलब क्या हो गया V1, फाइनल वॉल्यूम मतलब क्या हो गया V2, एन नंबर ऑफ मोल्स दे दिया, R की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर दे दिया, तो सीधे सीधे फॉर्मूले को यूज करना है, वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल देना है। समझ गए?
लेकिन अगर मान लो इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दे दे और बोले कि अब वर्क डन निकालो, और प्रोसेस यही है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो अब कैसे करोगे बताओ? हाँ बताओ। log P1 upon P2. log P1 अपॉन P2, मतलब ये फॉर्मूले में V2 बाय V1 को हटा के क्या लिख दोगे? P1 बाय P2। कैसे कन्वर्जन होगा देखना। स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था? V इंटू पी इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। ये लिखा था ना, P इंटू V क्या होगा यहाँ पर? कांस्टेंट। मतलब कि P1 V1 की वैल्यू और P2 V2 की वैल्यू, मतलब इनिशियल प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों का सेम होगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां से V2 बाय V1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो V2 बाय V1 क्या आएगा? तो ये V1 इधर गया, P2 नीचे आया, तो कितना जाएगा? P1 बाय P2। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W इज इक्वल टू 2.306 nRT, और यहां पर आ जाएगा log P1 अपॉन P2। ये हो जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला। सेम आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब इनिशियल और फाइनल प्रेशर दिया हो, ये तब यूज करना जब इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दिया हो। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट एक काम करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे एक और डेरिवेशन करने वाले उसको करेंगे। एक न्यूमेरिकल देख लो पहले जल्दी से। अच्छा नहीं, ये न्यूमेरिकल तो आगे नेक्स्ट उस पे बनने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। चलो नेक्स्ट लिखो, एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस शॉर्ट सिंपली क्या बोलोगे? वो प्रोसेस जिसमें कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी, नो हीट एक्सचेंजेस, नो हीट एक्सचेंजेस विद सराउंडिंग, नो हीट एक्सचेंजेस विद सराउंडिंग, सराउंडिंग से कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी। क्लियर? तो सिस्टम और सराउंडिंग, इन दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज अगर रोकना है तो दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा? इंसुलेटर। ठीक है, तो यहां पर सराउंडिंग और क्या होना चाहिए? परफेक्टली इंसुलेटेड होनी चाहिए। सराउंडिंग मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटेड। लेकिन परफेक्ट इंसुलेशन इम्पॉसिबल है। ठीक है, परफेक्ट इंसुलेशन इम्पॉसिबल है। ओके, दैट्स व्हाई इसको परफेक्टली बनाने के लिए प्रोसेस क्या होता है? ये बहुत रैपिड प्रोसेस होना चाहिए, रैपिड प्रोसेस होना चाहिए, सो दैट इसका हीट ट्रांसफर जो हो वो जीरो हो जाए और ये नियरली परफेक्ट टू द आइडियाबैटिक प्रोसेस हो जाए। ठीक है, इट इज अ वेरी रैपिड प्रोसेस टू मेक इट परफेक्टली एडियाबैटिक। ओके, नेक्स्ट लिखना, फॉर आइडियल गैस adiabatic process follow Poisson's law, adiabatic process follows Poisson's law। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, जो इसके पहले हमने किया और जो अभी हम करने वाले हैं। मतलब इनफैक्ट इसमें दो तीन ही छोटे छोटे डेरिवेशंस है, जिसमें ये एक है, इसके बाद फिर सीधा सेकंड लॉ स्टार्ट हो जाता है थर्मोडायनामिक्स। फॉर आइडियल गैस adiabatic process follows Poisson's law। अब पॉइजन्स लॉ क्या होता है? जैसे अभी हमने देखा था बॉयल्स लॉ में क्या होता था? पीवी कांस्टेंट होता था। पॉइजन्स लॉ का एक्सप्रेशन है P इंटू वी रेज टू पावर गामा, जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो नोट कर लेना, P इंटू वी रेज टू पावर गामा इज इ कांस्टेंट। और ये गामा जो होता है ये रेशियो होता है किसका? सीपी बाय सीवी का। और सीपी सीवी क्या है? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन उसमें क्या? स्पेसिफिक हीट। तो सीपी क्या होता था? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। केमिस्ट्री में भी पढ़े, मैथ्स में भी एक दो बार हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये चीजें नोट डाउन कर लिया सबने? ओके, अब एडियाबैटिक प्रोसेस के में हम इसका ग्राफिकल एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखेंगे,
तो इस पे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सीपी अगर आपको पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं पता तो लिख लेना। सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस के एक्सप्रेशन से। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखो, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी, ठीक है। आइडियल गैस के लिए अगर हम 1 मोल के लिए लेंगे तो पीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आरटी। लिखते चलो, और 1 मोल पीवी इज इक्वल टू आरटी। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर? आरटी अपॉन वी। क्या ये क्लियर हो गया? पी की वैल्यू आ जाएगी आरटी अपॉन वी। और अभी आपने पॉइजन्स लॉ में क्या लिखा था? पॉइजन्स लॉ में लिखा था P इंटू वी रेज टू पावर गामा क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो। अब यहां पर आपने जो ये P की वैल्यू निकाली उसको इक्वेशन 1 में डाल दो। P की जगह पे ये वाली वैल्यू डालो, मतलब क्या हो जाएगा? आरटी अपॉन वी इंटू वी की पावर गामा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या ये क्लियर हो गया? P की वैल्यू को यहां पुट किया तो आरटी अपॉन वी, वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। अब ये v वाला टर्म न्यूमरेटर में जाएगा, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से। अब v की पावर क्या हो जाएगा? गामा माइनस 1। मतलब आर टी वी की पावर गामा माइनस 1, ये पूरे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। एक बार चेक करना है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो यहां पर आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब ये भी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल यहां पर क्या बच गए? सिर्फ ये वाले दोनों वेरिएबल बच गए, है ना। और अगर ये कांस्टेंट है अपॉन में जाएगा तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या जाएगा? कांस्टेंट। तो इसका मतलब t इंटू वी आर वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन समझ में आया कि नहीं? बताओ एक बार मुझे। ये नहीं है, यहां पर लिखा है r इंटू टी इंटू वी रेज टू पावर गामा माइनस 1, ये वाली पूरी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, ये लिखा है। क्लियर? r को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो t वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन r। ऐसे ही होगा। r क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। मतलब ये जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको अगर किसी दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? कांस्टेंट ही मिलेगी ना, फिक्स्ड हो जाएगी। तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ओवरऑल ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट होगी। वही लिखा है। सो दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो कांस्टेंट बिकॉज़ r इज आल्सो कांस्टेंट। क्लियर हुआ यहां तक का एक्सप्रेशन? ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन आप लोग तब यूज करोगे जब आपको कौन सा प्रोसेस दिया हो? एडियाबैटिक प्रोसेस। और किसके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना हो? टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। ओके, फर्दर देखो इसको, और अगर इसको टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्रेशन डिराइव करना हो। अभी कौन से टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में चाहिए तो क्या करना होगा? टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में चाहिए तो क्या करना होगा? देखो इधर पे ध्यान देना। इस एक्सप्रेशन को देखो, स्टार्टिंग में आपने क्या लिखा था? P v रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू क्या था? कांस्टेंट, ये लिखा था। फिर आपने आइडियल गैस इक्वेशन लिखी, PV इज इक्वल टू क्या लिखा? RT, यही किया। यहां से किसकी वैल्यू निकाली आप लोगों ने? P की वैल्यू निकाली और उसको यहां पर पुट कर दिया, यही किया था। अब क्या करो? V की वैल्यू निकालो और यहां पर पुट कर दो V की जगह पे, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। तो यहां से अगर V की वैल्यू निकालने जाओगे तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? RT अपॉन P, यही आएगा। अब ये V की वैल्यू को इस जगह पे पुट कर दो, तो P इंटू RT अपॉन P होल रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो P R की पावर गामा T रेज टू पावर गामा अपॉन P रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये वाला P डिनोमिनेटर में आएगा तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से P की पावर क्या हो जाएगा यहां पर? गामा माइनस 1, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू कांस्टेंट। समझ में आ रहा है यहां तक का एक्सप्रेशन? और ये वाला जो टर्म है R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट को अगर उधर भी क्रॉस मल्ट, उसके पावर में कुछ भी हो वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो अगर ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो T की पावर गामा
p की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r रेज टू पावर गामा, यही होगा एक्सप्रेशन। This complete term is also constant, so that's why t की पावर गामा अपॉन p रेज टू पावर गामा माइनस 1, ये पूरे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो सॉरी, तो यहाँ जो सामने आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है जिसके टर्म्स में टेम्परेचर और प्रेशर, तो ये तीनों एक्सप्रेशन ध्यान में रखने हैं। तीनों कौन सा, सबसे पहला कौन सा, पॉइजन्स लॉ। पॉइजन्स लॉ में क्या बोला, p v रेज टू पावर गामा क्या होगा, कांस्टेंट। पॉइजन लॉ कब फॉलो होगा, कब फॉलो होगा पॉइजन लॉ, कौन से प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, याद रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस में पॉइजन लॉ फॉलो होगा। अगर आपको टेम्परेचर और अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन निकालना है तो ये यूज करोगे। अगर आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन निकालना है तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज करोगे। और अगर आप लोगों को टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का रिलेशन चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस में तो ये एक्सप्रेशन। क्या ये क्लियर हो गया, देख लो एक बार। ठीक है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस की तीनों अलग अलग कंडीशन है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन ये चीजें यूज करना है। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए ना अगेन मैं थोड़ा सा जल्दी से बताऊंगा इस चीज को, सुनना, क्योंकि पूरा वो मैथमेटिकल पार्ट है, इसका ग्राफ कैसा डिराइव हुआ है। ठीक है, जैसे हमने पिछले बार ग्राफ देखा था ना, पिछले बार कौन से प्रोसेस में देखा था, आइसोथर्मल प्रोसेस। dp बाय dv की वैल्यू निकाली थी, याद है कि नहीं, तो माइनस p बाय v आया था ऐसा कुछ, तो ग्राफ डिक्लाइनिंग बना था, स्लोप नेगेटिव था, दैट्स व्हाई वो सारे कंसेप्ट था। यहां पर भी ना कंसेप्ट वही होगा, p v रेज़ टू पावर गामा क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ग्राफ प्लॉट करने के लिए डिफरेंशिएट करूंगा, ये वो करूंगा, फिर dp बाय dv की वैल्यू निकलेगी। dp बाय dv की वैल्यू इस बार क्या आएगी, पिछले बार के जैसी ही आएगी, बस एक गामा एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पर, समझ में आए। तो इसका भी स्लोप क्या है, नेगेटिव, मतलब ये भी क्या होगा, फॉलिंग होगा। अब गामा की जो वैल्यू होती है ना वो स्पेसिफिकली 1 से ग्रेटर होती है, सीपी बाय सीवी का रेशियो होता है, हमने देखा था। तो गामा 1.6 के आसपास होता है आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो ये वाला स्लोप ना उससे और ज्यादा नेगेटिव है, डिक्लाइनिंग होगा। देखो जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड वाले नहीं है, मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी सुन लो, क्या पता कितना जानते हो। ठीक है, एक बात बताओ, अगर किसी भी दो वेरिएबल के बीच का स्लोप या किसी भी लाइन का स्लोप अगर जीरो है तो वो लाइन कैसे बनेगी, किसी भी लाइन का स्लोप अगर जीरो है तो वो लाइन कैसे बनेगी, हॉरिजॉन्टल। किसी भी लाइन का स्लोप अगर 1 है तो वो लाइन कैसे बनेगी, राइजिंग। समझ में आ रहा है, जैसे जैसे स्लोप बढ़ते जाएगा और ज्यादा राइजिंग होगी, जैसे जैसे स्लोप कम होते जाएगा, स्लोप अगर मान लो -1 हो गया मतलब क्या हो जाएगा, डिक्लाइनिंग, और कम हो गया -2 हो गया तो और फास्ट डिक्लाइन करेगा, समझ में, रैपिडली फॉल करेगा। तो अगर ध्यान दोगे इसका स्लोप गामा से मल्टीप्लाइड है ना, तो उसका स्लोप जो होगा ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। इसलिए अगर आप ध्यान दोगे तो उसका स्लोप जो बना है, इसका जो ग्राफ बना है और रैपिडली फॉलिंग बन रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो आइसोथर्मल का जो स्लोप होगा, वो ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रैपिडली फॉल करेगा एज कंपेयर टू, उल्टा बोलो, एडियाबैटिक का जो स्लोप होगा वो और रैपिडली फॉल करेगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। क्लियर। तो आपके एनसीईआरटी में और इन लोगों की भी बुक में एक इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है प्रेशर वॉल्यूम का, जिसमें पूरे प्रोसेस को समझाया है। ठीक है, आइसोथर्मल फिर एडियाबैटिक में रैपिड फॉल करेगा एंड सो ऑन, ये एक साइक्लिक प्रोसेस उसने बताया है। ठीक है, तो उस पूरे का ज्यादा यूज नहीं है फिलहाल, आप ना ये वाली चीज अभी यूज नहीं है, मतलब फिलहाल आप ये वाला ग्राफ बस प्लॉट कर लो। और ये ध्यान रखना जब प्लॉट करोगे तो ज्यादा शार्प बनना चाहिए एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। हो गया, ओके। अच्छा, ये वाला एक्सप्रेशन तो आपको साफ साफ दिख रहा है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व एंड स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, इन दोनों के स्लोप का रेशियो कितना आ जाएगा, गामा, क्योंकि यहाँ पर एक गामा एक्स्ट्रा आ रहा था, वहां नहीं आ रहा था, तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, गामा का ऐसे। ठीक है,
यहां तक हो गया सबका? हाँ, तो वैष्णवी मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, शॉर्ट में एकदम, कौन से प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे? उसमें heat drop of state. Same. नो एक्सचेंज ऑफ हीट, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा लॉ फॉलो होगा? पॉइजन्स, पॉइजन्स। और एडियाबेटिक में कौन सा होगा? पॉइजन्स। क्या है पॉइजन्स लॉ? P V raised to power gamma is equals to constant. तो प्रेशर और वॉल्यूम का ये एक फंक्शन कांस्टेंट होगा, फिर अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं वर्क डन ऑन एडियाबेटिक प्रोसेस। हेडिंग डालो, साइड हेडिंग, वर्क डन ऑन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन ऑन एडियाबेटिक प्रोसेस। ये वो जो दूसरा डेरिवेशन है जो आप लोगों की बुक में बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क किया हुआ है, एनसीईआरटी में भी और इन लोगों की बुक में भी, आईएससी की बुक में भी। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है? ओके, चलो इधर पे स्टार्ट करते हैं, डिराइव करना है इसका वर्क डन का फॉर्मूला। तो ये पिछला एक्सप्रेशन ये याद था, W इज इक्वल टू पी डीवी इंटीग्रेशन V1 से लेके V2। यहां तक क्लियर हो गया? W इज इक्वल टू पी डीवी V1 से लेके V2। स्टार्टिंग में कुछ कुछ स्टोरी लिखनी रहती है, वो लिख लेना, ठीक है? कंसीडर द वर्क डन फॉर चेंजिंग द वॉल्यूम फ्रॉम V1 to V2 फॉर एन गैस विद मास, कांस्टेंट मास m, ये सब चीजें रहती है, वो सब लिख लेना अपने वर्ड्स में, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पर आगे। हाँ, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए अब हमें P प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी तो उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे ना। तो प्रेशर को वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कौन से प्रोसेस के लिए? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस में कौन सा लॉ फॉलो होता है? पॉइजन्स लॉ। पॉइजन्स लॉ क्या बोलता है? P V की पावर गामा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो मान लेते हैं वो कांस्टेंट क्या है? K। तो यहां से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो P की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? P की वैल्यू आ जाएगी K अपॉन V रेज टू पावर गामा। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को? और अब इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे। चलो जल्दी पुट करो। इसमें भी लिखना पड़ेगा पॉइजन्स लॉ फॉलोज और ये सब, फिर ये हो गया। Since the process is an adiabatic process, so it follows Poisson's law. So using that, P is equal to K upon V raised to power gamma. Put कर दिया वैल्यू। तो W is equal to क्या है यहाँ पर? इंटीग्रेशन V1 से लेके V2, और P की जगह पे आ गया K अपॉन V रेज टू पावर गामा, और इधर पे आ गया dV। यहां तक क्लियर हो गया? अब कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? K का क्या करें पहले ये बताओ। K को बाहर, क्योंकि K क्या है? कांस्टेंट, तो K निकल गया बाहर। अब इंटीग्रेशन V1 से V2, अब बचे हुए का इंटीग्रेशन कैसे करें? देखो, लॉग V इंटीग्रेशन तभी होता है जब V की पावर क्या हो? 1 हो। समझ गए ना? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर कभी भी 1 अपॉन x dx होता है तभी log x होता है। अगर मान लो यहाँ पर x स्क्वायर x क्यूब कुछ भी है तो log x नहीं होगा। तब कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन में? x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समझ में आएगी? बाकी सारे केसेस में x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर नहीं लगता क्योंकि यहाँ फॉर्मूला फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है समझ में आएगी? n की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पर? -1। दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? 0, नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है? बाकी सब में वो फॉर्मूला लगेगा नीचे वाला। तो नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसको न्यूमरेटर में भेजना पड़ेगा, ताकि v की पावर क्या हो जाए? माइनस गामा हो जाएगा। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं ये चीज? जब वो टर्म न्यूमरेटर में होगी तभी से मैच करके फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। अब चलो अप्लाई करो फॉर्मूला। इसमें क्या हो जाएगा? क्या होगा एक्सप्रेशन? नहीं समझ में आया क्या होगा? V to the power minus gamma. V to the power माइनस गामा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा? माइनस गामा प्लस 1। क्या ये क्लियर हो गया?
और लिमिट क्या आ जाएगी, यहाँ पर लिमिट आ जाएगी, ये आ गई लिमिट, लोअर लिमिट है v1, अपर लिमिट क्या है v2। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये हो गया k अपॉन, इसको नीचे वाले को 1 माइनस गामा लिख देता हूं, है ना, और ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट डालेंगे, v की जगह पे v2 आ जाएगा, तो v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, है ना, v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, फिर क्या होगा माइनस v1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। सबको यहां तक समझ में है, बताओ जल्दी। पहले v की जगह अपर वैल्यू, फिर v की जगह लोअर वैल्यू। डन, यहां तक क्लियर। ओके, फर्दर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एक काम करते हैं, w इज इक्वल्स टू k अपॉन 1 माइनस गामा, और इधर पे ये वाले टर्म को अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखो मैं जो लिख रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं बताना, v2 अपॉन v2 की पावर गामा। क्या ये समझ में है मैंने क्या किया? ये v2 की पावर 1 को अलग कर दिया, और v2 की पावर माइनस गामा था, तो उस माइनस गामा को नीचे ले गया, तो ये बना। नहीं समझ में आया तो इधर पे देखो, ये मैथ्स का 9th वाला पार्ट हुआ करता था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, v2 की पावर माइनस गामा इनटू v2 की पावर 1, ऐसा हुआ, पावर सेपरेट हो गई, ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में चल गई। समझ में आया ये चीज? उसी तरीके से अगला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस v1 अपॉन v1 की पावर गामा। क्या यहां तक क्लियर हुआ? एक बार कंफर्म कर दो, क्या ये क्लियर? हाँ, अब ये k को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो इधर पे w इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, इधर पे क्या हो जाएगा k इंटू v2 अपॉन v2 गामा, माइनस k इंटू v1 अपॉन v1 गामा। ये हो गया, ठीक है। अब k कहां से आया? k इस स्टोरी में कहां से आया था? k कांस्टेंट था, कहां से आया था? p v की पावर गामा क्या था? k, याद आया? देखो p v की पावर गामा इज इक्वल टू क्या था? k। तो अगर मैं इस k की वैल्यू रखना चाहूंगा यहां से, तो k इज इक्वल टू क्या रख सकता हूं? p1 v1 की पावर गामा, या फिर k इज इक्वल टू क्या रख सकता हूं? p2 v2 की पावर गामा। ऐसा रख सकता हूं ना k का वैल्यू, देख लो इधर पे। तो यहां पर k की जगह पे मैं ना कौन सी वैल्यू रख दूं? ये वाली वैल्यू रख देता हूं, v2 वाली। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और इधर पे क्या आ जाएगा, k की जगह पे आ जाएगा p2 v2 की पावर गामा इंटू v2, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में v2 की पावर गामा हो जाएगा, माइनस इधर पे k की जगह पे ये वाली v1 वाली v1 p1 वाली वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, p1 v1 की पावर गामा इंटू v1 डिवाइडेड बाय v1 की पावर गामा। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? चेक कर लो। फिर क्या हो जाएगा, v2 की पावर गामा, v2 की पावर गामा, और इधर v1 रेज़ टू पावर गामा, ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपके पास क्या बचेगा, w इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा अंडर ब्रैकेट, क्या हो जाएगा, ये p2 v2 माइनस p1 v1। चेक करो यहां तक आया क्या? और अगर इसका माइनस कॉमन निकाल के तो इसके साइन को बदल भी दे, तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन गामा माइनस 1 हो जाएगा, और इधर पे p1 v1 माइनस p2 v2 हो जाएगा। ये हो जाएगा नेट वर्क डन। कौन से प्रोसेस के लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये वाला दूसरा डेरिवेशन जो फ्रीक्वेंटली आता है, और कुछ तो नहीं, इसमें चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसको टेम्परेचर के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो ना? हाँ, टेम्परेचर के टर्म्स में कन्वर्ट करो इसको। फिर क्या, अरे आखिरी एक एक्सप्रेशन लिखना और कुछ नहीं है। आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, या आरटी ले लेते हैं अगर 1 मोल के लिए ले रहे हैं।
पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आरटी। जल्दी देखो, एक स्टेप और बचा है। तो P1 V1 को क्या लिखोगे? P1 V1 क्या हो जाएगा? देखो पीवी इज इक्वल टू आरटी था, तो P1 V1 क्या हो जाएगा? अरे बोलो जल्दी। RT1 माइनस ये क्या हो जाएगा RT2। R कॉमन निकालो तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। दैट्स इट। तो वर्क डन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा। हो गया ये? अब एक क्वेश्चन, वो R क्या हुआ? वो ये वाला फॉर्मूला है ना आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या पूछ रही? अरे समझ पा रहा हूं। वो नीचे में कैसे आया? ये अच्छा कॉमन यहाँ की। तो नीचे का अभी भी तो ऊपर ही है, वो न्यूमरेटर में ही है, कॉमन आया है बस। ठीक है, और कुछ डाउट इसमें? ओके, सो ये आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल है। एक न्यूमेरिकल था लेकिन हाँ ठीक है, चलो चलो ठीक है, छोड़ो एंड कर दे क्लास।